हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वह 22 फरवरी से बेटा प्रारंभ है और समय कम होने के कारण आप सबको बहुत मेहनत से तैयारी करना होगी, जिससे कोई भी प्रश्न बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में ना छूटे। और यदि आपका कोई प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं तो ज़ाहिर सी बात है बेटा, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं और नंबर अच्छे आएंगे तो बेटा परसेंटेज अच्छी आएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा फिजिक्स के पेपर में 6 प्रश्न जो हैं वह टिक लगाने को आएंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्न वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं, इसका जवाब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अनेक चैप्टरों की बहुविकल्पीय प्रश्न है बेटा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको यहाँ पर, अब जैसे ये पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले 1 नंबर से कुछ प्रश्न मिलेंगे जब तक इस पहले चैप्टर में कुछ प्रश्न होंगे। मान लो 20 हैं तो 20 तक मिलेंगे, फिर दोबारा से प्रश्न संख्या 1 से शुरू हो जाएगा। तब आप समझ लेना कि वो दूसरे चैप्टर के शुरू हो गए हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर के नाम नहीं है, लेकिन मैंने लगभग पूरी फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको बेटा प्रश्न और उसके आंसर पे ध्यान देना है, ना कि क्वेश्चन के नंबर पर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है और बेटा जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी वर्ष आए हैं, बस उन्हीं को वीडियो में शामिल किया गया है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखे हैं, ए बी सी और डी। अब ये आपका एक न्यूमेरिकल है और इस प्रकार के न्यूमेरिकल मैंने बेटा कई करा दिए गए हैं, मैंने कई कराए हैं बेटा। तो अब इसे करेंगे कैसे वो ज़रा देख लेते हैं। बेटा हल भी दे रखा है तो ध्यान से समझेंगे। दिया है आवेश जो है बेटा Q बराबर 8 कूलाम। देखो 8 कूलाम, तो ये किसका मान हो गया बेटा, Q का मान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा यही होता है, ई का मान क्या होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर N इंटू ई। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान हम निकालेंगे बेटा, तो फॉर्मूला क्या है Q बराबर N ई। तो जब N का मान निकालेंगे बेटा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बटे ई। अब हम क्या काम करेंगे, N को बेटा ऐसे ही रखा, Q की जगह 8 रख देंगे और नीचे E की जगह E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी बेटा 1.6 से जब 8 के लिए डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 5। कितना आएगा 5। और ये 10 की पावर जो -19 है बेटा, इससे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो n का मान जो आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा, 5 गुणा 10 की घात -19। अर्थात अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही 5 गुणा 10 की घात 19 है। तो क्या समझे बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो आपको उससे पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो भी आंसर बनेगा बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं बेटा दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले दूसरा प्रश्न जो है वह क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से समझोगे अच्छी तरह से सब आ जाएंगे समझ में। देखिए प्रश्न संख्या 2 जो बेटा
14 में आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न क्या है वो भी जान लेते हैं ज़रा। +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। बेटा प्लस का 1 माइक्रोकूलाम तथा प्लस के 4 माइक्रोकूलाम दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा बेटा? उन पर जो बल लग रहा है उनका रेशियो, उनका अनुपात क्या होगा? तो आप देखें, ये ऐसा प्रश्न किस में बन सकता है, इसमें दो आवेशों और एक दूरी हो, और ये होता है बेटा कूलाम के नियम से ही। तो उत्तर कैसे करके निकालेंगे? कूलाम के नियम से आवेशों के मध्य बल। बेटा कूलाम के नियम में आपने यही तो पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ हमने बताया है बेटा जो Q1 है वो कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को आप सब जानते हैं कि माइक्रोकूलाम में आंसर नहीं आता, तो माइक्रोकूलाम को बेटा कूलाम में बदलना होता है। तो ये प्लस का 1 है तो हमने 1 को 1 रहने दिया। लेकिन आप जानते हैं जब भी माइक्रो हटता है बेटा माइक्रो, तो उसकी जगह पर 10⁻⁻6 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? 10⁻⁻6। और जो पीछे कूलाम है बेटा वो कूलाम ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरा है Q2 का मान। Q2 का बेटा कितना दे रखा है? 4 कूलाम। तो हम लिखेंगे प्लस के 4 माइक्रोकूलाम है, तो बेटा Q का मान हो गया 4 माइक्रोकूलाम। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, 4 को बेटा 4 रहने देते हैं और माइक्रो को क्या काम करेंगे, 10⁻⁻6, और कूलाम को कूलाम रहने देते हैं। अब R क्या है? आवेशों के मध्य क्या है बेटा? दूरी है। तो हमें निकालना क्या है? उनके बलों के मध्य अनुपात निकालना है बच्चों। तो जरा अगले चलते हैं, पहले देखते हैं क्या फार्मूला लग सकता है। देखो, प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के कारण बल। तो बेटा प्रथम आवेश पर द्वितीय, तो ये F12 जो आपको दिख रहा है ये 12 नहीं, पहला और दूसरा है। प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के कारण बल। तो हमने बेटा फार्मूला लगा दिया आपके लिए 1/4 पाई, और ये बेटा किसका मान रख दिया? ये रख दिया हमने Q1 का, ये हो गया Q2 ओपन हो गया R स्क्वायर। तो हम फिर देखेंगे द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश के कारण बल। तो बेटा ये F21 यानी द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश के कारण बल। तो इसमें भी वही काम किया बेटा, इसमें रख दिया हमने R1 का, ये R2 और नीचे Q1 का, Q2 का और नीचे R। तो चूंकि R12 और R21 अर्थात R जो है 12 और R21 जो है बराबर है बेटा, इसलिए F भी इनका मान बराबर होगा। तो अतः ये दोनों जब बराबर हैं तो दोनों का मान क्या होगा बेटा? 1 1 होगा, क्योंकि जब दोनों को आप बराबर में लिखेंगे सेम है बेटा। देखो F12 का मान ये है और F21 का मान ये है, बिल्कुल सेम है। अगर इन दोनों को बराबर करके रखोगे बेटा, ये पूरा मान जब यहाँ पर रखोगे तुम, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 1 बचेगा और इधर भी 1। तो आंसर क्या आएगा? 1:1। अर्थात कौन सा वाला बेटा सही होने वाला है? तो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1:1। बच्चों मैं सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप सवालों को समझेंगे भी, जिससे पेपर में तो बेटा हल करके ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले। तीसरा प्रश्न बेटा ध्यान से देखें, वीडियो बड़ी जरूर हो जाएगी लेकिन आपको मेहनत करना है, निबट जाएगा। ठीक है, देखें तीसरा प्रश्न, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +q तथा -q हैं। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? तो उनके बीच बल क्या होगा? और ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसे हल कैसे करेंगे? देखें, हमारे पास दिया है Q1 का मान है बेटा +4, देखो ये है। Q2 का मान है -2, ये है। उनके मध्य दूरी जो है वो है R। तो आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो प्रथम स्थिति में हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसमें जो बल है F वो K तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देखें, इसमें मान रखेंगे K तो ऐसे ही रहेगा। Q1 का मान हो गया +4Q, Q2 का हो गया -2Q, R स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। तो बेटा इनकी जब हम ऊपर हल करेंगे तो माइनस ऐसे ही रहा और ये दो
4 की 2 देखो माइनस प्लस माइनस और 4 दूनी 8, ये 4 की और 2 की मल्टीप्लाई होके 8 आ गया। और ये के था बेटा के आ गया, एक क्यू ये है एक क्यू ये है, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर। ये बन गई बेटा प्रथम समीकरण। अगले देखते हैं। द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा जरा देखें ध्यान से। ये तो प्रथम स्थिति थी बच्चों, अब द्वितीय स्थिति समझ लेते हैं। द्वितीय स्थिति में गोलों को स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाएगा, जो उन दोनों गोलों के आवेशों के औसत मान के समान होगा। अतः प्रत्येक गोले पर आवेश, देखो बेटा प्रत्येक गोले पर क्या होगा, तो ये रहा आपका प्लस का क्यू, ये रहा मतलब पहला वाला Q1 का मान बेटा, ये है Q1 का, ये है Q2 का अपॉन 2। औसत निकाल रहे हैं ना बेटा। औसत मान कैसे निकलता है, जो दिए हों ऊपर दोनों को जोड़ दो और कितनी संख्याएं दे रखी हैं 1 2, तो अपॉन में बेटा 2 लिख दो। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4Q जो प्लस के, ये हैं 2Q माइनस के, 4Q में से 2Q जाएगा तो बेटा प्लस के 2Q बचेंगे और अपॉन 2 ही बचेगा। अब 2 से 2 जब काट देंगे बेटा तो केवल Q बचेगा। ठीक है, अतः अब ये दोनों बराबर होंगे, पहला केस और दूसरा केस। तो बेटा ये क्या था, देखो अब हम करेंगे क्या, एफ डैश बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू आर अपॉन के, ऐसे ही रहेगा बेटा क्यू और क्यू एक से इसलिए क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर भी। अब ये बन गई बेटा समीकरण 2। अब आप कहेंगे ये आया कहाँ से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक गोले पर आवेश, मतलब अब जो प्लस का 4Q माइनस के 2Q वो नहीं मानेंगे, समान आवेश मान लिया जो कि यहाँ पर आया है बेटा Q। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से वही लगाया, अब वहाँ पर एफ बराबर लगाए इसीलिए यहाँ पर एफ डैश कर दिया है, के वहाँ पर भी था यहाँ पर भी, वहाँ Q1 था तो यहाँ पर ये वाला जो Q है ना बेटा, ये Q1 की जगह पर भी लिखा जाएगा Q2 की जगह पर भी। अब ये Q और Q हो गया Q स्क्वायर, के बेटा ऐसे ही रहा, नीचे आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में एफ बराबर क्या था 8 एफ डैश, और अब ये समीकरण 2 में एफ डैश बराबर क्या आ गया है बेटा। अब अगर मैं वहाँ से ही निकालूँ, ध्यान से समझे, दोनों को अगर मैं बराबर रखूँ, समझो बेटा एफ बराबर 8 एफ डैश और एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे देखो यहाँ समझो, एफ बराबर 8 एफ डैश है, तो एफ डैश का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 8 जो है बेटा वो इस बार बटे में आ जाएंगे, एफ के बटे में। तो ये निकल आया बेटा एफ डैश का मान एफ बटे 8, तो इसका मान क्या आ गया बेटा एफ बटे 8। तो यही मान है हमारा एफ डैश का एफ बटे 8। तो ये बेटा कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा, तो उनके बीच बल होगा बेटा एफ बटे 8। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न ये भी अच्छा है काफ़ी, ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से दिखना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले दिया क्या है पहले इसे जानेंगे, फिर उसके बाद उसके हल को जानेंगे। ठीक है, देखें प्रश्न है 4, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर वायु में रखे हैं, उनके बीच की दूरी 6 सेमी परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा। तो बेटा देखेंगे आवश्यक कार्य कितना होगा। ठीक है, ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या करेंगे, F बराबर एक फार्मूला ही होता है, पहले चैप्टर में आपने देखा होगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F बराबर क्या होता है बेटा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं बेटा इसे भी। Q1 का मान है बेटा 8 माइक्रोकूलाम, देखो ये दे रखा है Q1 का मान, इसे जब हम कूलाम में बदलेंगे तो 8 बेटा ऐसे ही रहेगा, माइक्रो को 10 की पावर माइनस 6 कर देंगे और कूलाम को ऐसे ही रहने देंगे। फिर 12 माइक्रोकूलाम, तो ये Q2 का मान हो गया बेटा 12 माइक्रोकूलाम, तो 12 को ऐसे ही रखेंगे और माइक्रो को 10 की घात माइनस 6, कूलाम ऐसे ही रहने देंगे बेटा। दूरी 10 सेमी, तो आर का मान हो गया 10 सेमी। अब सेमी को तो बदलना है मीटर में, तो मैंने आपको कई बार बताया बेटा 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। यदि हम किसी में 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो वो दूरी बेटा मीटर में चेंज हो जाती है। तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गई बेटा मीटर। चलिए अब अगले देखते हैं। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे बेटा, कौन सा,
चलिए थोड़ा अगले देखते हैं जो ऊपर लिखा था, ठीक है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर वाला। तो बेटा हमने फार्मूला लगाया एफ बराबर, ध्यान से देखें, एफ बराबर के का मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹। ये बेटा हो गया Q1 का, ये हो गया Q2 का, और नीचे जो फार्मूला में होता है वो आर का स्क्वायर। तो आर का मान बेटा ये है, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, न्यूटन में होता है ये। आवेशों के मध्य जो है दूरी डी कितनी है बेटा 6 सेमी। एक और दूरी दे रखी है जिसका मान है 6 सेमी, इसे भी मीटर में बदलेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻2 मीटर। मैंने कहा बेटा जो भी सेंटीमीटर में हो उसमें बस आप -2 से गुणा करके उसे मीटर में चेंज किया जा सकता है। तो बेटा ये मीटर में हो गया 10⁻⁻2 मीटर। अब क्या करेंगे, परिवर्तित करने में किया गया कार्य। तो बेटा कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर F × D। क्या होता है बच्चों, W बराबर F × D, क्योंकि हमसे कार्य पूछा है, बल नहीं। तो अब देखें W बराबर F × D हो गया। तो बेटा ये जितना भी मान आया है ना, यहाँ से लेके, ध्यान से देखें बेटा, ये चीज़ जितनी भी आई है ये F का है, तो यहाँ पर F × D है, ध्यान से देखें F और D। तो कार्य निकालना है W का मान, तो W को तो हम बेटा ऐसे ही छोड़ेंगे, F और D की जगह इनका मान रखेंगे। तो बेटा ये मान हो गया F का और ये मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों D का। तो दोनों को मल्टीप्लाई में रख दिया, और जब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आएगा आपका 5.18 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 5.18 जूल सॉल्व करने के बाद तो यही आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कौन सा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 5.18 जूल। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। देखो बेटा प्रश्न संख्या 5 जरा ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इससे पूरा प्रश्न आसानी से दिख सकेगा, ठीक है। देखें बच्चों क्या है, समझो। ये बेटा 2017 में आया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो किसी न किसी वर्ष ना आया हो। दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। इन तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। Q का मान कितना रखा जाए बेटा कि ये जो है वो निकाय संतुलन में हो। तो हल करेंगे बेटा, दो आवेशों Q के बीच तीसरे आवेश Q को मध्य में रखने पर आवेश Q के संतुलन के लिए क्या होगा बेटा, हम सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सेम इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा ये वाला इधर रख दिया। फिर अब क्या काम किया, ऊपर जो बेटा Q स्क्वायर था, Q स्क्वायर को एक स्मॉल q कर दिया, एक कैपिटल कर दिया, और दूरी जो थी वो R/2, क्योंकि बीच में है ना, तो R/2 कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। और फिर इसे कैलकुलेट करके क्या आया, स्मॉल q का मान क्या निकल के आया बेटा, देखो इसे कैलकुलेट तो कर लोगे ना, बराबर एक सी चीज़ हमेशा कट जाती है। जैसे ये है बेटा 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब R स्क्वायर आएगा तो R स्क्वायर से बेटा एक R स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बटे में क्या बचेंगे 4, तो 4 और ये स्मॉल q जब आप हल कर लेंगे बेटा तो ये इतना ही आएगा। ध्यान से हल करना, स्मॉल q बराबर कैपिटल Q/4। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे अगले क्या लिखा है। फिर लिखा है आवेश Q पर Q बल के संतुलन के लिए अथवा Q पर Q द्वारा स्मॉल q पर कैपिटल Q द्वारा बल के संतुलन के लिए स्मॉल q ऋणात्मक होगा, अर्थात स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा बेटा -k कैपिटल Q/4। तो यही हमारा ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में हमारा ये आ रहा है। तो बेटा ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में कैपिटल Q/4। बेटा एक भी ऑप्शन वाला प्रश्न छूट ना जाए, याद रखना, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न है, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश
कैपिटल क्यू रखे हैं, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं, यदि किसी कैपिटल क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू बराबर है। कब बराबर है? ये बेटा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले तो आप ये देखें 2017 में, तो कैसे होगा जरा देखते हैं। माना वर्ग की भुजा को हम ए मान लेते हैं बेटा, स्मॉल ए, ठीक है। क्यू पर नेट बल तभी शून्य हो सकता है जब क्यू कैसा हो बेटा? ऋणात्मक हो। कैसा हो? ऋणात्मक हो। तो चलिए इसे थोड़ा देख लेते हैं, ऋणात्मक हो। अतः एक यहाँ पर बेटा एक चित्र बनाए अच्छा सा, ठीक है, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की भुजा हमने क्या मानी? माइनस का ए, तो ये भी माइनस का ए हो गई, ये भी और ये भी, सभी माइनस की हो जाएंगी। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है बेटा? रूट के 2a, रूट के 2a। ये तिरछी लाइन को विकर्ण कहते हैं, डाइगोनल कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये होता है ये वर्ग का रूट के 2a। क्या काम करेंगे बेटा? फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ये वाला बेटा रूट, ये वाला बेटा क्या है? ये दूरी रूट ए अंडर रूट 2 और ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे? ये वाला तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ध्यान से समझे। 1/4 पाई ऊपर दो क्यू हैं तो बेटा एक कैपिटल कर दिया, एक माइनस का स्मॉल, और नीचे क्या कर दिया? ए स्क्वायर। और बेटा 2 × cos 45, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का बेटा क्या बनना है? एंगल बनना है। और जब इस दोनों पार्टियों को हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये हट जाएगा और तब ये आएगा कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू बराबर -2√2। क्या मिलेगा? सब फाइनल करके बेटा कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर क्या मिलने वाला है बच्चों? तो आप कहेंगे ये मिलेगा सॉल्व करने के बाद में कैप -2√2, -2√2। तो बेटा यही हमारा जो है वो आंसर बनने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, -2√2। ध्यान रखें ऐसे प्रश्न आते हैं, कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चे प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। क्या है? कह रहे हैं किसी कुचालक, जिसे हम वैद्युतरोधी कहते हैं, माध्य का परावैद्युतांक k हो सकता है। किसी कुचालक वैद्युतरोधी माध्य का परावैद्युतांक k हो सकता है। ये कब आया है बेटा? ये आया है 2017 में प्रश्न। क्या हो सकता है? जरा उत्तर देख लेते हैं अच्छे से बेटा। देखो बच्चों हो क्या सकता है। कह रहे हैं सभी कुचालकों के लिए परावैद्युतांक k का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए परावैद्युतांक का मान 6 हो सकता है। बेटा ये बात याद रख लेना बहुत अच्छी तरह से कि जितने भी कुचालक होते हैं उन सब का मान जो होता है बेटा k का या परावैद्युतांक k का 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको देखना है ऑप्शन में कि 1 से अधिक है क्या। ये याद रखना बेटा कुचालकों का मान 1 से अधिक होता है, तो 1 से अधिक तो बेटा केवल ऑप्शन नंबर डी 6 में ही है। और ये सभी जो हैं ये सब 1 से कैसे हैं बेटा? छोटे हैं, तो ये 1 भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। देखें बच्चों, अच्छा एक बात बताओ बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगर बेटा समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बेटा एक बात याद रखना, आपके फिजिक्स में जितने चैप्टर हैं सभी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और मैंने बेटा पूरी फिजिक्स के, पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बन सकते हैं टोटल इस वीडियो में लिए हैं बेटा, टोटल इस वीडियो में लिए हैं। तो एक ही वीडियो और सब ऑब्जेक्टिव 100% बेटा गारंटी से फंसेंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा, 100%। बस आपको देख लेना है एक बार वीडियो, कुछ बचने को नहीं है फिर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। वैद्युतशीलता का मात्रा, मात्रा मतलब मात्रक पूछा है बेटा, ठीक है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ये 2020 में आया प्रश्न है। तो बेटा क्या होता है? अगर हम निकालना चाहें तो कूलाम के नियम से भी निकाल सकते हैं। किसके नियम से निकाल सकते हैं बेटा? कूलाम के नियम से। तो
कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युतशीलता क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। इसका अगर निकालेंगे, क्योंकि हमें जिसका मान चाहिए उसी का तो निकालेंगे, हमसे पूछा गया बेटा वैद्युतशीलता का, तो इस वाले फॉर्मूले से जब मेरे प्यारे बच्चों हम वैद्युतशीलता का मान निकालेंगे तो वो ये आएगा निकल के। अब सबकी जगह मात्रक रख दो इनके, कैसे, ऊपर Q1 Q2 दो बार हैं, मतलब आवेश हैं, तो Q1 का भी कूलाम Q2 का भी कूलाम। फिर ये तो कांस्टेंट है बेटा 4 पाई, तो इसे हटा दो, ये तो कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता। फिर एफ है, एफ का तो हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर है, इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब आप खुद देख लें, ऊपर क्यू कूलाम कूलाम है यानी कूलाम स्क्वायर, और न्यूटन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा आ रहा है, तो बेटा 1 अपॉन ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9 की तरफ, ध्यान से समझे। प्रश्न 9 क्या है, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2013, 11 और 8 में आया हुआ प्रश्न है। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, अथवा करके भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। और ये बेटा 2018, 17, 16 और 14 में आया हुआ प्रश्न है। किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो जरा देख लेते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन बटे मीटर, बी है बेटा कूलाम बटे न्यूटन, सी है न्यूटन बटे कूलाम, और डी है जूल बटे न्यूटन। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन बटे कूलाम। अब बेटा ये मात्रक आ गया और आपने नहीं पढ़ा है या नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या वैद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10। देखें प्रश्न संख्या 10 है, जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है बेटा, 2015, 8 और 6 में आया हुआ प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत या अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर पथ गमन क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर पथ गमन पथ क्या होगा। ऑप्शन है बेटा वृत्ताकार, बी है दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे बच्चों कुंडली के आकार का, ऑप्शन नंबर डी है परवल है। क्या है बेटा, परवल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उत्तर में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, ये तो सबको पता है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति पथ का परवलयकार होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, परवलयकार होगा। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखिए ध्यान से बेटा, प्रश्न संख्या 11 क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। ये 2008 और 2016 6 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। ऑप्शन ए है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी है बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन सी है वैद्युत क्षेत्र के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव, और डी है बेटा आवेशित गोले के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखें जरा, उत्तर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः ई व्युत्क्रमानुपाती, जब ये बटे में हो तो बेटा व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r⁻3। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा सही हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर बी का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसका पालन नहीं करती। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देखें, देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, किस पर करता है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r,
एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r⁴, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r⁴। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, 2 कूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश पर परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? और बेटा ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, सॉरी बेटा क्या होगा पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू डी। तो देख लेते हैं, यहाँ जो बेटा Q का मान है वो क्या है, द्विध्रुव के आवेश का मान जो 2 कूलाम दे रखा है। डी है द्विध्रुवों के मध्य दूरी जो बेटा 0.04 मीटर दे रखी है। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात बेटा फॉर्मूले मान रखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें मान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस वाले में। तो हो को क्या जाएगा जरा ध्यान से समझे। तो बेटा P बराबर होता है ना, तो देखो P की जगह पर तो P है, इसका मान निकालना है। फिर बेटा Q की जगह पर रख दिया हमने 2, फिर इनटू ये देखो गुणा का साइन है तो गुणा लगा दिया, फिर है D का मान है 0.04, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बेटा 0.08 कूलाम मीटर, 0.08 कूलाम मीटर। पर बेटा 0.08 दे नहीं रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻2 कूलाम इंटू मीटर। बस ही दशमलव हटाएंगे तो नीचे बेटा 2 अक्षर से पहले दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएंगे, और 100 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है, 8 × 10⁻⁻2 कूलाम इंटू मीटर। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखें प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। तो बेटा ये 2011 में आया प्रश्न है। क्या है देखो, P ए है बेटा PE, ऑप्शन बी है P × E, सी है बेटा 0 और डी है E × P। तो लिखेंगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले वैद्युत क्षेत्र पर कार्यरत बल टाव बराबर, इसे टाव कहते हैं, टाव बराबर PE sin थीटा होता है, जहाँ थीटा = P व E के मध्य कोण होता है। तो टाव बराबर क्या हो जाएगा बेटा P × E, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों P × E। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना ए वाला नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आप ध्यान से देखते हो इस पीडीएफ में, इस वीडियो में या पीडीएफ में बेटा, तो अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 शुरू हो गया दोबारा से। तो प्रश्न संख्या 1 शुरू होने का मतलब है कि बेटा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरे चैप्टर के शुरू हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 1 है बेटा 2020 और 2019 में आया हुआ प्रश्न। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ऑप्शन ए बेटा वेबर, ऑप्शन बी है वोल्ट अपॉन मीटर, सी है वोल्ट इंटू मीटर, डी है बेटा न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसका सही जवाब है बेटा वोल्ट इंटू मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। चलिए अगला देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या देखते हैं 2, ध्यान से देखो बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, निकलने वाला। ये बेटा 2013 और 2012 में आया प्रश्न है। क्या होगा जरा देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ में परिणामी आवेश +q -q बराबर क्या होगा 0, अर्थात 0 होता है। अतः वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो QE बराबर φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका मान बेटा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि Q का मान क्या आ गया 0। तो जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0/एप्सिलॉन, तो बेटा क्या बनने वाला है 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा तीसरे नंबर का है, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +q रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। और ये बेटा 2013 में आया हुआ प्रश्न है।
तो देख लेते हैं इसे भी। कह रहे हैं गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो बेटा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चूंकि घन के 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें घन की बात की गई सवाल में, घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। अतः घन के एक पृष्ठ से कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 1/6 फाई बराबर 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए, अब इसे अगर सही करोगे तो क्यू की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो क्यू और बटे 6 की एप्सिलॉन नॉट से होगी तो 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। ये सवाल में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें 8 डिग्री के अनुक्रमानुपाती होगी? 2019 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए है बिंदु आवेश, बी है विद्युत द्विध्रुव और सी है बेटा वैद्युत आवेश की अनंत समतल चादर और डी है बेटा रेखीय आवेशित तार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आवेश की अनंत समतल चादर। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न 5 है, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है छोटी दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू का आवेश है, प्लेटों के बीच स्थान में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 2008 में आया हुआ बेटा सवाल है। तो देखेंगे पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार बेटा हम दूसरी प्लेट का भी देखेंगे, ध्यान से समझें। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरी प्लेट का क्या हो जाएगा? देखो इसी प्रकार दूसरी प्लेट के कारण भी हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर E1 व E2 एक ही दिशा में, अतः परिणामी क्षेत्र दोनों को जोड़ देंगे। E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान ये था, E2 का मान ये था, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे एक से होने के कारण क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर भी क्या हो जाएगा? एक सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कट गए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ गया। तो क्या करेंगे, क्योंकि आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बेटा? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए जब होगा तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्या हो जाएगा? ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न यानी कि दूसरा पार्ट भी समाप्त हो गया। अब ये पहले प्रश्न आ गया बेटा, तो अब ये तीसरा वाला चैप्टर के प्रश्न जो है वो शुरू हो गए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपको ये अच्छे से याद करना है, उसके बाद में इसे मन मन में रिवीजन भी करना है। जब तक आप लोग कोई भी प्रश्न को पढ़कर लिख कर ना देखेंगे या रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो बेटा नहीं हो सकता। तो आपको मेहनत से करना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से। अब ये तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है बच्चों, ठीक है। क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है। ये 2020, 2014 और 2011 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं क्या है बेटा। ऑप्शन ए है जूल बटे कूलाम, बी है बेटा जूल इंटू कूलाम, सी है कूलाम बटे जूल और डी है न्यूटन बटे कूलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों मात्रक आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, जूल बटे कूलाम। ठीक है, किसका? वैद्युत विभव का। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 2 है, एक 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो केंद्र पर विभव कितना होगा? 2019 में आया प्रश्न है। तो बेटा केंद्र पर कितना विभव होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा बेटा, 10 वोल्ट होगा। कितना होगा? इसके तल पर 10 वोल्ट विभव उत्पन्न हो तो केंद्र पर विभव कितना होगा? तो बेटा कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों ये है प्रश्न संख्या 3। क्या है बेटा? कह रहे हैं ई बराबर 0
अरे ध्यान से देखो, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? ध्यान से देखो, ई बराबर जीरो, और ध्यान से इसलिए देखो पता नहीं कौन सा पेपर में आ जाए, ध्यान से समझते चलो। ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव बी का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा? तो ऑप्शन है बेटा बी बराबर व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ऑप्शन बी है बी अनुक्रमानुपाती आर, ऑप्शन सी है बेटा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और डी है बी आर पर निर्भर नहीं करता। तो यही सत्य है बेटा, बी जो होता है वो आर पर निर्भर नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर कितना होगा? तो बेटा जितना लास्ट में होता है ना, पृष्ठ पर जितना होता है वही केंद्र पर होता है, तो हो गया इसमें 50 वोल्ट। ठीक है, कितना हो गया? 50 वोल्ट। पृष्ठ पर है 50, केंद्र पर भी 50। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी जैसे 10 हुआ था इससे पहले वाले में, कह रहे हैं किसी चालक के भीतर पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए गोले के केंद्र पर भी जो होगा कितना होगा? 50 होगा। इससे पहले अभी प्रश्न किया है बेटा, उसमें भी 10 था। चलिए बढ़ते हैं अगले, देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। देखें पांचवा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? 2013 और 8 में आए प्रश्न बेटा। पहला है 9.1 10⁻⁻19 जूल, बी है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, सी है बेटा 1.6 इंटू 10⁻31 जूल, और डी है 9.1 इंटू 10⁻31 जूल। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बेटा। प्रश्न नंबर 6 है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः ई तथा v है, ई तथा v में संबंध क्या होगा? बेटा बुरा लगता होगा ना ये पढ़ते हुए, बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो ठीक है, तो पढ़ते रहो। और बुरा उसी बच्चे को लगेगा जो कामचोर होगा, जो मेहनती होगा वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। बेटा हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं बताओ? मैं इसलिए बेटा ये सब करा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, कौन सा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ढंग से पढ़ते रहो। ठीक है, देखिए बेटा ई तथा बी के संबंध में संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन ए बेटा ई बराबर वी अपॉन आर, ऑप्शन बी है ई बराबर वी अपॉन 2r, सी है बेटा ई बराबर 2v/r, ऑप्शन डी है ई बराबर 2vr। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई बराबर वी अपॉन आर। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 7 है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है घट जाएगी, बी है बढ़ जाएगी, सी है उतनी ही रहती है, डी है बेटा शून्य हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बढ़ जाती है। कैसे? इसका स्टेटमेंट भी हम बता सकते हैं। देखो बच्चों, दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। अतः एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाते हैं तो उनके बीच दूरी क्या होती है? कम होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन बी बढ़ती पे लगाया था। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 8 है, वायु में 1 सेमी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 2016-11 में आए प्रश्न है, तो बेटा सवाल हल करना पड़ेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप सब जानते हैं, U बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1 सेमी है, लेकिन 10⁻⁻2 से गुणा करके मीटर में बना लेंगे। और प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं, तो Q1 और Q2 दोनों क्या हो गए? 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को बेटा हटाएंगे तो 10⁻6 से गुणा कर देंगे, अब बन गया ये कूलाम में, और फिर इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। बेटा 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। Q1 का कितना हो गया बेटा? 1 × 10⁻6। Q2 का भी 1 × 10⁻6। और
अपॉन होता है बेटा आर, तो आर का मान क्या है ये देखो, 1 × 10⁻² तो इसे बस हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 0.9 जूल आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 9 है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य है। 90 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा Pe/2, ऑप्शन बी है 2Pe, ऑप्शन सी है बेटा Pe और डी है √2 Pe। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से बेटा जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Pe। कृत कार्य क्या हो जाएगा बेटा W = Pe। चलिए और इस फॉर्मूले से भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। W = Pe1 - cos थीटा। cos थीटा का मान कितना बेटा दे रखा है थीटा का, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। जब यहाँ 90 लगाएंगे तो cos 90 का मान क्या होता है बेटा 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो एक में से 0 जाएगा तो एक बचेगा और एक की गुणा Pe से करेंगे तो Pe ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 10 है बेटा, चित्र में प्रदर्शित ए व बी के बीच संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगी? 2015 में आया प्रश्न है ये बेटा, दे रखा है एक अच्छा सा चित्र जिसमें धारिता हमें बताना है। तो न्यूमेरिकल है, इसे करोगे आप तभी समझ में आएगा। उस चित्र को बेटा हमने इस रूप में परिवर्तित कर लिया जिससे समझने में क्या होगी, आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं करना क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले परिपथ के अनुसार C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 और सभी का मान बेटा 1 है। तो इस C1 की जगह पर भी 1 रख दिया, C2 की जगह पर भी 1। हल करके कितना आया बेटा 2 आया। तो C बराबर उल्टा करेंगे क्योंकि 1/C का मान है ना बेटा, ये उल्टा करेंगे तो C बराबर आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। अब C3 व C4 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में बेटा सूत्र ऐसा लगता है एक ही लाइन में। तो जब ये लगाएंगे C1 का मान लगाएंगे, C का लगाएंगे और C3 का, C4 का, तो ये हल करके आएगा बेटा 5/2 और 2 से जब 5 को भाग देंगे तो आएगा 2.5 माइक्रोफैरड। और यही बेटा आंसर हमारा बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा 2.5 माइक्रोफैरड, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल मैंने कई कराए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बेटा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ, 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य का अनुपात क्या होगा? तुल्य धारिताओं का, ये 2009 में आया प्रश्न है बेटा। तो जरा हल कर लेते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता, बेटा समांतर क्रम में क्या होता है आप खुद देख सकते हैं क्या होता है, Cp = C + C + C। और जब हम इन तीनों सीओ को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3C। श्रेणी क्रम में जोड़ने के परिणामी धारिता, ध्यान से समझे बेटा, क्या ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता, और श्रेणी क्रम में बेटा सूत्र ये होता है। तो ये कितना आएगा, तो ये भी देख लो, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो CS बराबर, एक को हमने सीरीज क्रम में लिख लिया, एक को पैरेलल, CS यानी श्रेणी क्रम में, तो ये आया C/3। अब इन दोनों धारिताओं का अनुपात निकालना है। तो धारिताओं का अनुपात कैसे निकलेगा, एक बेटा ऊपर लिखो, CP को ऊपर कर दिया, P मतलब पैरेलल समांतर वाला, और नीचे सीरीज मतलब श्रेणी वाला। तो इसका कितना आया था, CP का मान 3C, इसका क्या आया था C/3। C से C कट ही जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 9:1। और अगर फिर भी सरल करने में दिक्कत आ रही है तो आप देखें ऐसे कर सकते हैं, ऊपर है बेटा 3C और नीचे है C/3। तो ये 3 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, और ये 3 की 3 से गुणा होगी तो हो गया ऊपर 9C/C। C से C कटेगा तो नीचे 1 बचेगा, यानी ये आ गया बेटा 9:1। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बेटा 1 है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या
12 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 12 क्या है बेटा, त्रिज्या एक एक किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है। क्या होती है, 2011 में आया प्रश्न है बेटा। तो इसमें होती क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगी। ए है बेटा ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फेरेड। ऑप्शन बी है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फेरेड। सी है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फेरेड। और डी है ए फेरेड। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फेरेड। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न है 13वां। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या होगी। 2011 में आया प्रश्न है, त्रिज्या क्या होगी, तो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी बराबर धारिता का हो गया बेटा, लेकिन पूछा क्या है, त्रिज्या। पूछा क्या है बच्चों, त्रिज्या पूछी है। तो देखें, तो त्रिज्या का मान हम निकालेंगे इस सूत्र से, आर बराबर, तो ये जो है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ये कहाँ आ जाएगा, इस सी के बटे में। तो देखो सूत्र क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया बेटा, आर बराबर सी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रख दो बेटा, मान रख देंगे इसमें, त्रिज्या निकालना है ना, लगा दो आंसर तुरंत। आर को ऐसे ही रखा बेटा, सी की जगह लगाओ सी का मान। सी का मान कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड यानी सी का मान क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶। तो 1 × 10⁻⁶ हमने रख दिया। अब क्या बचा, अब बचा बेटा, इससे पहले हम बटे में हमने कर लिया, तो 9 × 10⁻⁹। ये किसका मान है, 9 × 10⁻⁹? ये हो गया बेटा इस चीज़ का, यहाँ पर 1 और ये 1/4 पाई, 1 और 1/4 पाई का मान, इसे कैलकुलेट कर लिया बेटा। 9 एक कम हो गए 9, और 9 में से 6 गए 10⁻3, तो इसे 9 किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻3 मीटर हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, किलोमीटर। तो आर का मान हो गया बेटा 9 किलोमीटर। कौन सा हो गया बेटा, 9 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 14। क्या है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। 2016 में आया प्रश्न है बेटा, तो इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ऊर्जा का सूत्र लगा दो बेटा, क्या होता है, U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 ऐसे ही रखा बेटा, और 100 माइक्रोफैरड है, तो हमने 100 × 10⁻⁶ लिख दिया, क्योंकि माइक्रो है तो इसलिए 10⁻6 भी लिखेंगे। फिर क्या है बेटा, बी का स्क्वायर, बी क्या है 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, यानी बी का स्क्वायर कर दिया। तो इसे सबको कैलकुलेट करके बेटा क्या आएगा, ये सब कैलकुलेट करके आएगा आपका 5 × 10⁻³ जूल। तो समझ लो ऑप्शन नंबर जो है बेटा ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 5 × 10⁻³ जूल। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15 की तरफ, ध्यान से देखें प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 क्या है बच्चों, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। 2010-2005 में आया बेटा प्रश्न। ऑप्शन ए है आवेश, बी है विभवांतर, सी है धारिता और डी है ऊर्जा। तो बेटा विभवांतर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बेटा बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो बेटा याद करने का है उसमें ये चीज़ मत देखना, केवल सवाल में ध्यान करना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला चैप्टर, उसका प्रश्न 1 की तरफ। अगला चैप्टर क्या है बेटा, अगले चैप्टर का प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखिए बेटा पहला प्रश्न है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग BD में संबंध क्या है। वैद्युत धारा घनत्व J चला तथा अपवहन वेग B सफिक्स में D में संबंध क्या है। बेटा इसमें दो संबंध है ना, वो है ऑप्शन नंबर ए, J बराबर NE/BD। ऑप्शन नंबर ए, J बराबर NE/BD। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2, ध्यान से समझना। प्रश्न संख्या 2 है,
यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ये 2018 में आया प्रश्न है बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी डी अनुक्रमानुपाती ई। क्या है बेटा? बी डी अनुक्रमानुपाती ई। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिरोध की विमा क्या है। ये बेटा 2017 में आया प्रश्न है। प्रतिरोध की विमा क्या है? तो आप सब जानते हैं प्रतिरोध की विमा जो है बेटा ML2 टी की पावर -3 ए की पावर -2 होती है। और एक बात और बेटा, इसे याद कर लेना अच्छे से क्योंकि विमा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखें ध्यान से। प्रश्न संख्या 4 है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। 2012 में आया प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, बी है बेटा ओम इनवर्स इंटू मीटर, ऑप्शन सी है ओम इंटू मीटर इनवर्स, ऑप्शन डी है ओम इंटू मीटर। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर डी, ओम इंटू मीटर। क्या है बच्चों? ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जरा ध्यान से समझना। प्रश्न 5 है बेटा, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। 2016 में आया प्रश्न है बेटा, तो इसे थोड़ा सही करना पड़ेगा। कह रहे हैं तार के खींचने पर आयतन तो बदलता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब ए एल बराबर ए एल डैश, ए डैश एल डैश दोनों बराबर होते हैं। इनका रेशियो निकालेंगे बेटा अनुपात, तो ए के बटे में आ जाएगा, एल एल के बटे में, ये बनेगा। तो बेटा प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो एल और एल डैश का मान है, ध्यान से देखें, एल एल डैश का मान है, लंबाई 2 गुनी कर दें, और तो 2 लिख दिया बेटा। और ए डैश और एल एल डैश किसके बराबर है, ए डैश की, मतलब ए डैश एल एल डैश कितना हो जाएगा, 2 गुना। और तार का प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो जरा देखें, तो इसी प्रकार बिल्कुल सेम आर बराबर होगा तो उसी प्रकार आर डैश बराबर हो जाएगा खींचने पर, आर डैश बराबर रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो जब हम आर डैश का सूत्र लगाएंगे बेटा, तो ये दोनों लिखे जाएंगे, तो 2 गुणा 2 यानी 4। तो आर बराबर हो गया 4R। तो 4 ऐसे ही रखा, आर का मान 50 है, तो टोटल फाइनली कितना आ गया, 200। तो सही जवाब बेटा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 200 ओम। ये प्रश्न बहुत जरूरी ध्यान रखना है, ये सभी ऑब्जेक्टिव में आएंगे बेटा, और थोड़ा ध्यान रखोगे तभी हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखो ये भी एक बेटा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 2018 और 2017 में आया प्रश्न है। क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है किस पर। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी है बेटा ताप पर, सी है लंबाई पर, और डी है किसी पर नहीं। तो बेटा किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है बेटा लंबाई पर। किस पर, लंबाई पर। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 50 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम, 50 नहीं 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी। तो बेटा ये निकालना होगी, ठीक है। तो देखेंगे, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर हो गया 500 ओम। अब इसकी वैद्युत चालकता, सूत्र क्या होता है बेटा, G बराबर 1/R। तो करेंगे क्या, 1 ऐसे ही रखा, R की जगह 500। तो 500 से जब 1 को भाग करेंगे तो बेटा G का मान आएगा 0.002, और ओम इनवर्स क्योंकि R बटे में है ना,
तो बटे में ओम होगा, ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या किसकी तरफ, 8 की तरफ। प्रश्न संख्या बेटा 8 की तरफ ध्यान से देखना, एक अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। प्रश्न संख्या 8 और अपने वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं बेटा। एक बल्ब 100 वाट, एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब, एक 100 वाट 200 वोल्ट, सॉरी, एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। फिर से ध्यान दें, एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी होगी? ठीक है बेटा, 100 वाट 220 वोल्ट का एक बल्ब है, वो 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी? ये 2017 में आया प्रश्न है। तो देखें दिया है, क्या दिया है? P बराबर 100 वाट, B बराबर 220 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछे? शक्ति पूछिए, पावर पूछा है, P का मान, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, P का मान पूछा गया है बेटा। तो इसे निकालेंगे कैसे करके ये बताओ जरा। तो इसे निकालेंगे, एक तो दे रखा है, तो एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, R बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी। तो इसके ये लगाएंगे, पहले यहाँ से निकलेगा R का मान, B की जगह कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर है। P का मान कितना है? 100 वाट, तो P की जगह 100 रख दिया, कैलकुलेट करके 484 निकाला। लेकिन अब हम निकालेंगे पावर, P फॉर पावर। अब ये वाला दूसरी पावर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। तो P बराबर सूत्र लगाएंगे बेटा बी स्क्वायर बटे आर, बी स्क्वायर बटे आर। तो B की जगह रख दिया 110, क्योंकि B का मान 110 दे रखा है। ठीक है, B की जगह क्या रख दिया? 110, क्योंकि B का मान 110 दे रखा है। अब बाद वाला देखो, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन ये होते होंगे कि P का निकालना है शक्ति मतलब पावर, और P का ही दे रखा है। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा, मैं दोबारा से सवाल को अच्छे से समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। जब भी ऐसा केस आए 100 वाट और 220 वोल्ट, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये वाला वाट दूसरा माना जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ये भी P का मान है 100 वाट और ये भी V का मान है, लेकिन ये एक बल्ब के लिए है, केवल बल्ब के लिए है। ध्यान से रखना, जब ये डैश लगा हो बीच में तो समझना ये एक ही पार्टी है। तो ऐसे में हमेशा क्या करेंगे? हम R का मान निकालेंगे, इन्हीं दोनों का मान रखकर। काय का मान निकालेंगे बेटा? R का। तो हमने तुरंत R का फॉर्मूला लगा दिया, बी स्क्वायर बटे पी। बी स्क्वायर की जगह 220 और R की जगह 100, कैलकुलेट किया तो 484 ओम आ गया। अब ओम का मतलब ये हमें काय का मान मिला बेटा? तो ये मिला हमें आर का मान। अब हमारे पास ये नया जो आर आया है ये बेटा, और ये वाला 110 वोल्ट जो अभी हमने काम में नहीं लिया है, इनके प्रयोग से या इनके उपयोग से हम पी का निकालेंगे। तो अब सूत्र क्या लगाएंगे? P बराबर बी स्क्वायर बटे आर। तो देखो बी स्क्वायर मान कौन सा लगाएंगे? ये जो अभी हमने काम में नहीं लिया है 110 का स्क्वायर। आर कौन सा लगाएंगे? जो अभी निकाला है 484, और 110 के स्क्वायर से 2 बार लिखेंगे, 484 से भाग देंगे, आंसर आएगा बेटा 25 वाट। और ऑप्शन नंबर सी ये वाला हो जाएगा राइट जवाब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा ये। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आज की वीडियो में बेटा इतने ही प्रश्न हम देखेंगे, मिलेंगे इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके कारण एक वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो चैप्टर के प्रश्न है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। ठीक है, अगर एक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगी, वरना तो मैं एक ही वीडियो में पूरी फिजिक्स का कंप्लीट करा देता। ठीक है बेटा, तो इसके नेक्स्ट भाग में या नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।